ये आपका मैंने कहा फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है और बायोलॉजिकल भी हो सकता है। बात समझ आ गई? अब ये जो पॉल्यूटेंट है पानी के अंदर जो आ जाते हैं उनको यदि आप देखोगे तो उनकी वजह से बीओडी यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है। पानी के अंदर जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है उसको डिकम्पोज करने के लिए जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है वो काम में आ जाती है, तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी जो होती है वो कम हो जाती है, यानी कि डिसॉल्व ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड। दोबारा, ये तालाब है या पानी है, पानी के अंदर कार्बनिक पदार्थ है और पानी के अंदर ही कौन है? डिकम्पोजर से अपघटक है, और वो क्या करेंगे? उस कार्बनिक पदार्थ को डिकम्पोज करेंगे। आगे बात समझे? तो नेचुरली पानी के अंदर घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, तो वहाँ के जीव जंतु डिमांड करेंगे साहब हमें जीने के लिए ऑक्सीजन दो। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डिसॉल्व ऑक्सीजन कम हो गई है, घुलित ऑक्सीजन जो है कम हो गई है। इसका मतलब ये हो गया कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिसॉल्व ऑक्सीजन। बात समझ आएगी? अब बात ये चलती है कि पानी, पहले तो परिभाषा याद करो, एक बार आई थी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसे कहते हैं। 1 लीटर पानी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को अपघटित करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की मात्रा की आवश्यकता होती है उसे हम लोग बीओडी यानी कि जैविक ऑक्सीजन मांग कहते हैं। नदी के अंदर जब कचरा चला जाता है तो नदी के पानी में उपस्थित घुलित ऑक्सीजन जो होती है वो काम में आ जाती है, यानी कि घुलित ऑक्सीजन कम हो गई, डिसॉल्व ऑक्सीजन कम हो गई। तो जीवों ने बोला वैसा ऑक्सीजन की कमी हो रही है, वो मांग करने लगते हैं। इसलिए मैंने लिखा कि बीओडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिसॉल्व ऑक्सीजन। अब मेरे पास में गंदा पानी है, कंटेमिनेटेड वाटर है। कंटेमिनेटेड वाटर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो 4 मिलीग्राम पर लीटर होती है। और हैवीली कंटेमिनेटेड बहुत ज़्यादा गंदा पानी, हैवीली कंटेमिनेटेड वाटर में पीएच कितना होता है? वहाँ से होता है 1 मिलीग्राम पर लीटर। 8 मिलीग्राम पर लीटर जो है होता है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा 8 आएगी, सॉरी इसमें आएगी 4। ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो हैवी कंटेमिनेटेड हो गई, और इधर ये कंटेमिनेटेड हो गई, यानी कि 8 मिलीग्राम तो है कम से कम 1 लीटर पानी के अंदर। तो ये रहा हमारे पास के अंदर जल का हिसाब किताब। जल के हिसाब किताब को अगर हमको देखना है तो हमारे पास में कई प्रदूषक होते हैं जो कि जल प्रदूषक सूचक होते हैं, उनको हम लोग वाटर पॉल्यूशन इंडिकेटर कहते हैं। जैसे कि तो हेडिंग क्या है हमारे पास में? वाटर पॉल्यूशन इंडिकेटर। एक होता है एनालिटिक, तो उस एनालिटिक का एग्जाम्पल है क्यूबीफैक्स। आ गया? दूसरा डायग्राम होता है, डायग्रामिक वाटर पॉल्यूशन इंडिकेटर है। और एयर पॉल्यूशन
इंडिकेटर जो है वो हमारा लाइटिंग है। लाइटिंग जो होता है वो गंदे संदे स्थानों के ऊपर नहीं पाया जाता, वो हमेशा स्वच्छ स्थान के ऊपर ही हमको देखने को मिलता है। तो वाटर पॉल्यूशन इंडिकेटर में एनुअल डिफेक्ट्स एक हो गया डायगोनल, और एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर के अंदर हमारे पास में हो गया लाइटिंग। ओके, अब क्या हुआ कि जब बहुत अधिक लोग गंदा पानी करने लगे तो वाटर पॉल्यूशन एक्ट पास किया गया। कब किया गया? 1974। ऐसे ही वायु की गुणवत्ता को सुधारने के लिए भी एयर पॉल्यूशन एक्ट बनाया गया था। तो ये एयर पॉल्यूशन एक्ट जो था वो 1981 में बनाया। कब बनाया? 1981 के अंदर। भाई आप जबरदस्ती गंदगी वायु के अंदर नहीं करा सकते, मर्जियां और कचरा नहीं करा सकते हो। लेकिन बाद में लोगों ने बोला कि सर ये नॉइस पॉल्यूशन जो होती है, आवाज़ जो होती है, वो भी तो वायु के कारण होगी, तो क्यों ना हम नॉइस पॉल्यूशन को भी एयर पॉल्यूशन के अंतर्गत मान लें। तो इसको बदला गया, इसको रिफॉर्म किया गया। कब किया गया? 1987, जिसमें नॉइस पॉल्यूशन को उन्होंने उसके अंदर ऐड कर दिया। यानी कि आज की डेट में नॉइस पॉल्यूशन कोई अलग से चीज़ नहीं है, बल्कि एयर पॉल्यूशन का ही भाग माना जाता है। तो एयर पॉल्यूशन एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1981, later it was reformed in 1987, in which the noise pollution is also considered as the air pollution, जिसमें कि ध्वनि प्रदूषण को भी वायु प्रदूषण के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। ओके, चलिए साहब, अब हम बात करेंगे कि वाटर पॉल्यूशन जो होता है, इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। पहली बात तो बीओडी बढ़ जाती है। दूसरी बात, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन विथ ऑक्सीजन कम हो जाती है। तीसरी बात, मेनी एलिमेंट्स आर एडेड, जैसे आर्सेनिक। और आर्सेनिक पानी में घुल गया तो आपको इस आर्सेनिक युक्त पानी का सेवन करने पर एक बीमारी हो जाएगी जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक फुट डिसीज। ब्लैक फुट डिसीज आ गया। दूसरा, कैडमियम को ले लो। कैडमियम जो होता है अगर पानी के अंदर आ गया और वो पानी आपने सेवन कर लिया तो आपको इतई यानी कि आउच डिसीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आउच डिसीज जो है आपको हो जाएगी। ठीक। तीसरा, यानी कि हाथों के अंदर आपके दर्द होना शुरू हो जाएगा, हड्डियों में दर्द शुरू हो जाएगा। तीसरा, हमारे पास में ले लो फ्लोराइड। फ्लोराइड अगर पानी के अंदर चला गया और आपने उसका सेवन कर लिया तो आपको हो जाएगा फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस के अंदर क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा कुछ लोगों के दांत पीले होते हैं, उसका मतलब उनके इलाके के अंदर पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा है। स्क्लेटल डिफॉर्मेशन हो जाता है, हड्डियाँ विरूपित हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरोसिस। एक होता है कैडमियम
फिर बाद में फ्लोराइड के बाद में आता है हमारे पास में मर्क्यूरी। ये पानी में गई और इस पानी को मछली ने पी लिया और इस मछली को मानव खा गया, तो फिर कौन सी बीमारी हो जाएगी आपको? आंसर होगा मीना माटा। मीना माटा ये कहाँ पर है? जापान में। कहाँ पर है? जापान के अंदर आपको ये बीमारी देखने को मिलेगी। दोबारा, पारा पानी के अंदर मिला, उस पानी को मछली पी ली, उस मछली को आदमी खा गया, तो उसके अंदर मीना माटा नाम का एक रोग हो जाता है, क्योंकि जापान की एक झील है, मीना माटा है क्या? एक झील है, वहाँ के पानी का सेवन करने पर ये रोग हो गया। तो उसमें उंगलियाँ सुन्न पड़ जाती हैं, होंठ नीले पड़ जाते हैं, नेत्र दृष्टि के अंदर भी डिफेक्ट आ जाता है। तो ये सब जो होती है, ये सब जो है हमारी मेटल्स के कारण हुई। लेकिन अंडरग्राउंड वाटर में एक तो फ्लोराइड ले लो और दूसरा ले लो नाइट्रेट। नाइट्रेट युक्त जल का सेवन करने पर एक बीमारी हो जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? ब्लू बेबी। एक होता है ब्लू बेबी डिसीज। ब्लू बेबी डिसीज तो कब होती है? जब इंटरऑरिकुलर सेप्टम के अंदर छेद जो होता है फेनेस्ट्रा ओवलिस वो खुला हुआ रह जाता है, तो बच्चा नीला पैदा होता है। और ये है ब्लू बेबी सिंड्रोम। वो कौन है? ब्लू बेबी डिसीज। तो ये जो रोग है ये पानी के कारण हो रहे हैं। इनमें से भी आपका एक क्वेश्चन बनता है। अब आता है हमारे पास के अंदर एक और पॉइंट जो मैं आपको यहाँ पर ही बताता हूँ, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन हमारा बनता ही है। क्वेश्चन क्या है? इंसेक्टिसाइडल एक्ट, इंसेक्टिसाइडल एक्ट ये आपका 1968 के अंदर पारित हुआ। फिर वो तुम्हारे पास में एयर पॉल्यूशन एक्ट 1981 में पास हुआ, उसको सुधार किया गया 1987 के अंदर। नॉइस पॉल्यूशन को एयर पॉल्यूशन माना गया। वाटर पॉल्यूशन एक्ट जो 1974 के अंदर लागू किया गया। ये चार जो मैंने दिए ये तो मैचिंग में आ जाते हैं या डायरेक्ट क्वेश्चन इसके ऊपर से बन जाते हैं। ओके, सो ये हमारा जल प्रदूषण हुआ। जल प्रदूषण में अगर हम देखें तो एक वर्ड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूट्रॉफिकेशन। यूट्रॉफिकेशन मेरे ख्याल से इसका नाम है जैव पुष्टिकरण। ओके, क्या है ये? कि इसके कारण झील की आयु कम होती है, यानी कि एजिंग ऑफ लेक्स आ गया। झील की आयु कम होती है। कैसे होती है? देखो, एनरिचमेंट ऑफ द सॉइल एंड सब्सिक्वेंट लॉस ऑफ द लेक इज कॉल्ड योर यूट्रॉफिकेशन। क्या हुआ? ये कोई झील है। क्या है? झील। ये झील, इसमें न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व आकर गिरने लगे और धीरे धीरे उन पोषक तत्वों के कारण इसके अंदर वनस्पति पैदा होना शुरू हो गई। कालांतर में क्या हुआ कि ये पूरी की पूरी झील जो थी वो वनस्पति से गिर गई और जो वास्तविक झील थी वहां से खत्म हो गई। तो झील की आयु कम हो गई कि नहीं हो गई? इसके कारण यूट्रॉफिकेशन के कारण, जैव पुष्टिकरण के कारण, जिसमें वातावरण के अंदर पोषक तत्वों को मिलाया जाता है जिससे कि वनस्पति जो होती है उसका उत्पादन अत्यधिक हो जाता है और धीरे धीरे वो वनस्पति पूरी झील को कवर कर लेती है। ऐसा का ऐसा ही हमने जल अनुक्रमण में पढ़ा था, यानी कि
हाइड्रार्क सक्सेशन के अंदर, एंड के अंदर मीसोफाइट वनस्पति आ जाती थी, वहां पर भी चाहे जेरार्क हो या हाइड्रार्क अनुक्रमण हो, सक्सेशन हो। ओके, अब यूट्रोफिकेशन ये हुआ। अब यूट्रोफिकेशन एक और होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन, यानी कि त्वरित जैव पुष्टिकरण। त्वरित जैव पुष्टिकरण जो होता है ये किसके द्वारा होता है? मानव द्वारा, यानी कि एंथ्रोपोजेनिक। क्योंकि पॉल्यूशन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक कहलाता है नेचुरल और एक कहलाता है एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब क्या हो गया? मानव द्वारा। आई बात समझ? अब नेचुरल तो रोज होता ही रहता है। क्वेश्चन एक बार बना था कि सबसे अधिक प्राकृतिक प्रदूषण जो है वो किसके कारण होता है? प्राकृतिक बोला है तो इधर तो जाना ही नहीं है आपने, ये तो मानव कर रहा है। प्राकृतिक प्रदूषण सर्वाधिक जो होता है मैक्सिमम बाय वॉल्केनिक इरप्शन, यानी कि ज्वालामुखी के फटने पर होता है। क्यों? ज्वालामुखी जब फटता है तो लावा निकलता है, तापक्रम भी बहुत होता है, गैस भी खूब निकलती है, लिक्विड भी खूब निकलता है। जब वो फटता है तो आवाज़ भी तगड़ी होती है, ध्वनि प्रदूषण होता है, थर्मल हो गया, एयर हो गया, पानी के अंदर गिर जाएगा तो वाटर पॉल्यूशन भी पैदा करेगा। तो सबसे अधिक प्राकृतिक प्रदूषण ज्वालामुखी के फटने पर होता है। बात समझ आगे? अब आता है बात में एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब हो गया बाय मैन। अगर मैं आपसे पूछूं कि मानव के द्वारा कितने प्रतिशत प्रदूषण होता होगा, 50, 60, 70, 80, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो बोलेगा, लेकिन मानव तो बेचारा 1% प्रदूषण करता है, 1%। बात सुनाई? मानव के द्वारा केवल 1% प्रदूषण उत्पन्न किया जाता है। चलिए साहब, अब ये पानी जो होता है इसमें कई बार तो केमिकल जैसे कि DDT, क्या होता है कि पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं, पॉल्यूटेंट्स ये दो प्रकार के होते हैं। एक कहलाते हैं बायोडिग्रेडेबल, एक कहलाते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल जो होते हैं उनका अपघटन हो जाता है डिकम्पोजर्स के द्वारा, तो रिड्यूस्ड बाय डिकम्पोजर्स। ओके, और नॉट डिग्रेडेड बाय डिकम्पोजर। समझो जरा, ये कहलाएगा बायोडिग्रेडेबल। बायो मतलब जीव के द्वारा उसको अपघटित करना। जैसे आपने सब्जी फेंक दी तो थोड़ी देर निकल जाएगी, नाले का पानी आ गया, सूख जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा, डिकम्पोजर से होंगे वो उसको अपघटित कर देंगे। लेकिन जैसे DDT, अब DDT को तो डिकम्पोजर्स अपघटित नहीं कर सकते। प्लास्टिक बैग ले लो, प्लास्टिक बैग्स, इसको भी डिकम्पोजर्स अपघटित नहीं कर सकते। फिर आप ले लो पॉलीथीन, पॉलीथीन ले लो, तो पॉलीथीन को भी ये लोग अपघटित नहीं कर सकते हैं। बात समझ आ गई? अब आता है हमारे पास के अंदर DDT की बात करते हैं। चलो जी, DDT
DDT। ओके, DDT जो है इसका पूरा नाम है डाइक्लोरोफिनाइल डाइक्लोरो डाइक्लोरोइथेन डाइक्लोरोडाइफिनाइल डाइक्लोरोइथेन डाइक्लोरोडाइफिनाइल डाइक्लोरोइथेन। अब ये पानी है, दिस इज योर वाटर, इसके अंदर DDT आ गई, कहाँ पर? पानी में। कितनी है? DDT 0.003%। अब इस पानी को ज़ूप्लैंक्टन ने पी लिया, तो ज़ूप्लैंक्टन के अंदर अब आपकी 0.4% DDT आ गई, यानी कि मात्रा बढ़ गई। ज़ूप्लैंक्टन को स्मॉल फिश ने खाया, तो स्मॉल फिश के अंदर 0.5% DDT आ गई। स्मॉल फिश को लार्ज फिश ने खाया, आपकी DDT की प्रतिशतता बड़ी मछली के अंदर 2% हो गई, और इस बड़ी मछली को मानव ने खाया तो प्रतिशतता 5% हो गई। तो हो क्या रहा है कि फूड चेन में एक ट्रॉफिक लेवल से, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर पेस्टिसाइड या वीडिसाइड की मात्रा जो होती है वह कम होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इट इज इंक्रीजिंग, द पेस्टिसाइड इज, द क्वांटिटी ऑफ द पेस्टिसाइड इज इंक्रीजिंग। अब इफेक्ट ऑफ DDT, इफेक्ट ऑफ DDT, अमेरिका बैंड इट in 1952। अमेरिका ने DDT का उपयोग 1952 के अंदर बंद कर दिया था। क्यों किया था? बिकॉज बर्ड एग शेल गॉट थिन, चिड़ियाओं के अंड कवच जो थे वो पतले होने लगे DDT की वजह से। जैसे वो अंडे देती थी वो फूल जाते थे, उनकी जाति का स्तर खतरे में पड़ गया कि नहीं पड़ गया? पड़ गया। दूसरा, प्रेग्नेंट लेडी gave birth to टेरेटा। टेरेटा का मतलब होता है एब्नॉर्मल एम्ब्रियो, आड़े-टेढ़े बच्चे पैदा होना। तो जब वो गर्भवती महिला और DDT पानी का सेवन करने लगी तो कालांतर के अंदर उनका जो वूम्ब था, डेवलपिंग एम्ब्रियो, उससे जो शिशु पैदा हुआ वह एब्नॉर्मल पैदा होना शुरू हो गया। किसी के उंगली नहीं थी, किसी के होठ कटे हुए थे, कोई छोटी हाइट था, यानी कि अलग अलग प्रकार की। इस चक्कर के अंदर अमेरिका ने 1952 के अंदर DDT को बैन कर दिया था। लेकिन भारत ने 1952 के अंदर वो सारा DDT खरीदा और हमारे देश के अंदर उसको उपयोग में लिया जाने लगा। तो उसका कुप्रभाव क्या हुआ हमारी बॉडी के ऊपर? इफेक्ट ऑफ DDT ऑन इंडियंस, इफेक्ट ऑफ DDT ऑन ह्यूमन बींग्स। हमारे नर्व कंडक्शन के लिए एक एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है जिसे हम लोग बोलते हैं एसिटाइल कोलिनेस्टरेज। आ गया? तो इसकी जो एक्टिव
एक्टिविटी हो जाती है ड्यू टू डीडीटी। इट्स एक्टिविटी रिड्यूसेस, इसकी एक्टिविटी जो होती है वो कम हो जाती है। तो नर्व इम्पल्स कंडक्शन जो होता है वो स्लो हो जाता है। हमें मालूम नहीं पड़ती कई बार हमारे लग जाए। फिर एक बार क्वेश्चन आया था कि पूरी दुनिया के जो भिन्न भिन्न देश हैं उनमें से किस देश के नागरिकों के शरीर में डीडीटी सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो वो है हमारा भारत महान। तो इन इंडियंस 13 से 31 ppm डीडीटी पाई जाती है, विच इज मैक्सिमम इन द वर्ल्ड। दुनिया के अंदर सबसे अधिक डीडीटी भारत देश के नागरिकों के शरीर में पाई जाती है, जिससे एसिड कोलिनेस्टेस एंजाइम की गतिविधि कम हो गई और नर्व इम्पल्स कंडक्शन की स्पीड भी जो होती है वो कम हो जाती है। अब आता है हमारे पास में कि इंटीग्रेटेड वाटर ट्रीटमेंट आ गया। अब हम बात करने जा रहे हैं कि जो गंदा पानी होता है, गंदा जल जो होता है, उसका उपचार हमें करना है, उसका ट्रीटमेंट हमें करना है, तो क्या करें? इंटीग्रेटेड वाटर वेस्टेज ट्रीटमेंट, यानी कि मिलजुल कर जो गंदा पानी है उसका उपचार करने की कौन कौन सी विधि है? तो 2 विधि है। एक कहलाती है प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट, और एक कहलाती है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट जो होती है वो तो होती है भौतिक विधि, यानी कि फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में 2 चीजें करते हैं। एक करते हैं छनन, यानी कि फिल्ट्रेशन, और दूसरा करते हैं सेडिमेंटेशन, यानी कि अवसादन करते हैं। बात सुनाएंगे? पानी को जैसे हम चाय छानते हैं कि नहीं छानते भी, सेडिमेंट भी करते हैं, तो छनन व अवसादन प्राथमिक विधि के अंतर्गत आती है, और प्राथमिक विधि के अंतर्गत आती है भौतिक विधि। दूसरा आता है हमारे पास में सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो होता है वो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, जिसको हम लोग जैविक विधि कहते हैं, जिसमें प्रदूषित जल को जीवों द्वारा शुद्ध किया जाता है। द पॉल्यूटेड वाटर इज प्यूरिफाइड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के अंदर बाय लिविंग बीइंग, यानी कि जीवों के द्वारा हम लोग जो है शुद्ध करते हैं। अब ये जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, इसमें मैंने एक क्वेश्चन आता था कि हमारे देश की जो गंगा नदी है वो काफ़ी गंदी हो गई, तो उसे शुद्ध करने के लिए गैंगेज, यानी कि गंगा नदी इज प्यूरिफाइड बाय बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज का क्या नाम है? ब्यूटिलोरस। बैक्टीरियोफेज
बुटेलोरस बैक्टीरियोरस के द्वारा जो जीवाणु भोजी होता है उसको गंगा नदी को शुद्ध किया गया और सारे कार्बनिक पदार्थों को डिकम्पोज कर दिया। अभी हाल ही में मोदी जी के नेतृत्व के अंदर गंगा नदी की शुद्धिकरण हुआ। ओके, अब आता है हमारे पास के अंदर कि ये जो विधि है मार्स वाली, यानी कि फोम क्या होता है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। इसको बोलते हैं फ्रेंड्स ऑफ आर्कटिक मार्श। एक्चुअली आर्कटिक क्षेत्र के अंदर एक शहर था, आगे सुनिए, और उस शहर के पास में मार्स, वहां पर उन्होंने 7 एकड़ जमीन ली और वहां पर ये दोनों विधि, प्राथमिक और जैविक दोनों विधि से जल को उन्होंने शुद्ध किया। वहां के सारे दोस्तों ने मिलकर उसको बोला गया फोम का मतलब फ्रेंड्स ऑफ आर्कटिक मार्श को थोड़ा ध्यान देना, अच्छी चीज दे रखी है उन्होंने। मार्स जो होती है दलदली इलाके को कहते हैं और दलदली इलाके मार्स को इन्होंने सेंचुरी माना है और सेंचुरी को हम लोगों ने इन सीटू में रखा था, ध्यान रखना। तो उठा के पूछेगा मार्स को आप किसमें रखोगे, तो आंसर होगा इन सीटू में। ओके, बढ़ते हैं अपन लोग आगे। अब हमारे पास में आता है कि इसके अलावा एयर हो गया, वाटर हो गया, अब बच रहा है हमारे पास में नॉइस पोल्यूशन। जो नॉइस पोल्यूशन है उसके बारे में हम लोग यदि देखें तो पहले ही बात हो चुकी है कि आज की डेट के अंदर ध्वनि प्रदूषण को अलग से नहीं बढ़ाया जाता है, बल्कि ध्वनि प्रदूषण को 1987 के अंदर वायु प्रदूषण मान लिया गया था। ध्वनि प्रदूषण भी एक अच्छा हेडिंग है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे कल। ये ध्वनि प्रदूषण जो होता है कैसे होता है, कौन कौन से नियम बनाए गए हैं, कितनी ध्वनि का सुनने पर बहरापन आ जाता है, कितनी ध्वनि को अचानक सुनने पर कान के पर्दे पड़ जाते हैं, कितनी डेसिबल की ध्वनि मानव के लिए हानिकारक है भिन्न भिन्न क्षेत्रों के अंदर। ध्वनि प्रदूषण को नापने की इकाई क्या है, तो आंसर होता है डेसिबल है। और क्या क्या प्रावधान ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए किए जा रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग अगले एपिसोड में। ओके, थैंक यू।